नमस्कार, मैं सोनाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हट के। हमें अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम या कफ की शिकायत होती है तो हम अधिकतर कफ सिरप का यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है ये कफ सिरप हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। और हम अगर कफ सिरप पी भी रहे हैं तो कौन सा कफ सिरप अच्छा है, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया ही होगा। और आज जो हमारा खबरें जरा हटके का मुद्दा है वो यही है कि कफ सिरप हमें कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा बेटर हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर। सर वीसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। सर हमारे शो में आने के लिए आपका शुक्रिया। सर अधिकतर अगर हमारे भारत देश की बात की जाए तो जुकाम खांसी में कफ सिरप का यूज करते हैं सर। सर कफ सिरप आयुर्वेद भी हो सकते हैं? जी, आयुर्वेद के भी है। वैसे आयुर्वेद कहने से पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे मामूली बीमारियों के लिए भारत में, और वो भी गांवों में, शायद शहरों में ऐसा नहीं, लेकिन गांव में तो ये स्थिति है कि भाई बड़े बूढ़े घर में जो होते हैं ना, उम्र लायक जो होते, वही उसका इलाज करते थे। वो घर के ही दवाई या घर के जैसे हल्दी, दूध और हल्दी लगाकर पी लेना, तो उसी तरह से ये बीमारियां जाती थी। वो नहीं होती थी उसके लिए फिर कफ सिरप वगैरह लेते थे। तो अब कफ सिरप तो नॉर्मली पहले तो ऐसा ही था कि भाई ये आयुर्वेद वाला ही अच्छा है। तो उस आयुर्वेद वाला ही कहाँ मिलता? किराना दुकान में, ग्रोसरी शॉप में ये सब कफ सिरप मिलते थे। और वो गांव में तो कोई देखने वाला तो होता नहीं है, हर गांव में तो कोई डॉक्टर भी नहीं होता है, मेडिकल स्टोर भी नहीं होता है, इसलिए किराना स्टोर भी ये रखता था और उसमें ये कफ सिरप चलते थे। सर तो मैं लोग ज्यादातर अभी कफ सिरप का यूज करते हैं, मतलब घर पे रखा हुआ भी पी लेते हैं सर। मतलब उसमें लिखा रहता है कि अगर आप इसको खोल रहे हैं तो कुछ दिनों तक ही ये चलता है, उसके बाद उसको फिर अलग करना होता है। सर आपको नहीं लगता है इससे नुकसान होता है, फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, किसी भी दवाई के ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है कि इसका उत्पादन कौन से समय पर हुआ है, कौन सा साल, कौन सा महीना, इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ रहता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, यानी कब तक इसे यूज किया जाता है। इसलिए जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो ये उसको देखना चाहिए। अब मुझे एक आयुर्वेद वाले ने गिफ्ट में दिया और आप डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, ले जाओ। तो मैंने उसके ऊपर देखा तो वो 6 माह और 2026 उसका एक्सपायरी था। फिर मैंने कहा ये मैं क्या करूंगा भाई इसको। तो इस प्रकार से हर बार देखना चाहिए कि भाई इसकी एक्सपायरी क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। सर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद में कफ सिरप बनाती है सर? देखिए, वैसे तो जो नाम जिनके ज्यादा है ना, ऐसे जैसे झंडू, तो उसका तुलसी कफ सिरप ऐसा उसका नाम है। फिर अपना जो डाबर वाला है वो भी बनाता है, कफलेट करके ऐसा उसका नाम है, तो वो भी बनाते। एक है वो हनी वाला बनाते हैं। तो इस प्रकार से कफ सिरप तो कई कंपनियां बनाती है। वैसे तो बड़ौदा में भी आयुर्वेद का कारखाना भी था, वो लोग भी बनाते थे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी हो, छोटी छोटी कंपनियां भी बनाती है। सर हाल ही में एक केस आया था, आपने भी सुना होगा सर, कई मासूम बच्चे थे सर जो कफ सिरप पीने से उनकी जान चली गई। वो गांव में हुआ, छिंदवाड़ा में आया है ये विषय, मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की जान गई। इसलिए भारत सरकार एकदम अलर्ट हो गई कि भाई ये कफ सिरप की वजह से जान गई, ऐसा क्यों? उसमें ध्यान में आया उनके कि भाई यह तो सरकार की ओर से ही गड़बड़ है। तो सरकार ने ही ये कफ सिरप अगर उसको मेडिसिन दवाई की जाए, कही जाए, तो उसके लिए कुछ मानक है। उस मानक को एक सामान्य वस्तु की जाती थी, तो इसकी एक शेड्यूल में के का ये था जिसमें एग्जम्पशन था। यानी किस प्रकार का एग्जम्पशन कि भाई आप जब कफ सिरप बना रहे हो तो उसकी मान्यता लेने की आवश्यकता ही नहीं, यू आर एग्जम्प्टेड, उसमें से आप मुक्त हो। कोई प्रोसीजर करने का, कोई केमिकल का, ये वो, उसमें कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही ये किस्सा आया तब पता चला कि उस कफ सिरप में
इंडस्ट्री के केमिकल्स मिलाए गए थे। यानी वो इंडस्ट्री के केमिकल्स मिलने से पता चला कि भाई भारत सरकार कोई इसका रेगुलेशन तो करती ही नहीं है, रेगुलेटर तो है ही नहीं इसके लिए। इसलिए उन्होंने इस सिरप शब्द को उसमें से निकाल दिया कि भाई कोई भी सिरप होगा तो वो एग्जम्पशन में नहीं आएगा। एग्जम्पशन है कौन सा, कि भाई कैसे बनाना, उसका कंटेंट क्या है, छापना क्या है, वो जो मानक थे वो मानक नहीं थे, इसलिए ये सब गड़बड़ी हुई। सर अब सरकार का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत टाइट हो गया, नियम टाइट हो गए सर। अभी इनके लिए क्या नियम है सर, कफ सिरप बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए? देखिए, कफ सिरप तो एलोपैथी में तो मिलता ही है। यस सर। तो वो के जो एग्जम्पशन वाला है उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन डाला और नोटिफिकेशन से इस सिरप शब्द को ही निकाल दिया। तो अब कफ सिरप ये आयुर्वेद वाला जो है वो अगर वो मानक फॉलो करते हैं, सारे रेगुलेशंस अगर फॉलो करते हैं, तो उन्हें फिर वो कफ सिरप बनाने की अनुमति मिलेगी, नहीं तो उनको अनुमति नहीं मिलेगी। सर अगर इसमें रेवेन्यू की बात की जाए सर, अरे ये तो काफी रेवेन्यू है, इसमें दोनों तरह का सोचना पड़ेगा। वैसे आयुर्वेद का तो बहुत कम है। आयुर्वेद का मैंने जो डेटा देखा वो 2023 से लेकर डेटा है, तो उसमें एलोपैथी का डेटा जो है ना वो करीब करीब 6000 करोड़ का बिजनेस हर साल का है। और अगर हम आयुर्वेद का देखें तो शायद 150 के आसपास उसका 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर इन सिरप्स का या तो ऐसे दवाओं का, जो कफ और कोल्ड ऐसे उसकी जो दवाएं है उस दवाइयों का ये टर्नओवर है आज। सर अगर आयुर्वेद की दवाइयाँ देखें सर तो किन राज्यों में सबसे ज्यादा यूज की जा रही है ये? देखिए, नॉर्मली जो मैंने कहा ना कि भाई इस प्रकार का जब होता है तो गांवों में होता है, यानी जहां शहरों में भी अगर कुछ मानक नहीं माने जाते, उनको स्टैंडर्ड अगर नहीं किया गया, तो ऐसे तो राज्य कौन से है, तो सबसे पहला अगर उसमें से राज्य आएगा तो कर्नाटक में 490 करोड़ का ये व्यापार वहां होता है, तो वो सबसे ज्यादा कर्नाटक का है। दूसरा नंबर आता है बिहार और झारखंड, उसमें जो व्यापार आया वो 480 करोड़ का आया। उसके बाद में अगर विदर्भ, मैं पूरा महाराष्ट्र नहीं कह रहा हूँ, विदर्भ यानी सारे एरिया अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल गांव जंगल इस प्रकार का, जैसे झारखंड और जैसे विदर्भ मैं कह रहा हूँ, वहां पर तो नक्सलियों की मूवमेंट चलती थी, बिहार में भी नक्सली मूवमेंट होती थी, तो उस जगह पर तो इस प्रकार का व्यापार जो चलता है वो बिना मानक के, बिना रेगुलेशंस के, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, इस प्रकार से ही ये दवाइयां बनती थी। लेकिन ये 2-4 राज्य है, उसमें अगर और जोड़ना है तो यूपी भी है, उत्तराखंड भी है, जहां पर 351 करोड़ का ये है। लेकिन जो मैं डेटा कह रहा हूँ वो एक कंपनी का है, फार्मा रैक, उसका ये डेटा है। और जो मैंने 6000 करोड़ का कहा और 150 करोड़ का कहा, वो उनका डेटा है। और वो भी डेटा कब का है, जुलाई 25 से लेकर जून 26 तक का उनका ये डेटा है जो मैं कह रहा हूँ। सर आपको नहीं लगता कई लोग इस कफ सिरप का गलत फायदा भी उठाते हैं, लाइक उसको नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, उसमें अल्कोहल आता है। यस। और अल्कोहल होने की वजह से उसे दारू की तरह उपयोग किया जाता है। बीच में ये भी आया था ना कि भाई लोग इथेनॉल भी पी रहे हैं क्योंकि उसमें भी वो अल्कोहल आता है। ये जो इथेनॉल वाला है वो तो लैब में मिलता है, यानी ये इथेनॉल का नाम वहां पे नहीं आता है, उसको अल्कोहल ही कहते हैं। तो अल्कोहलिक जैसा यह कफ सिरप में भी रहता है, नींद भी आती है और नशा भी चढ़ता है, और कफ सिरप लेने से वो भूल भी जाता है कि मुझे गले में कोई दिक्कत है, इसलिए वो तो है, नशा करने वाला भी कफ सिरप आता है। सर आपने बताया सर कफ सिरप, सर अब बच्चों की बात की जाए सर तो अधिकतर हम बिना डॉक्टर को, बच्चों की नहीं बड़ों की भी बात की जाए, बिना डॉक्टर की दिल्ली अपन बिना डॉक्टर के पास जाए इसको अपन पिला देते हैं सर, तो वो क्या नुकसानदायक होता है ज्यादा? देखिए, हम जब घरगुती जिसे कहते हैं ना, जो अनुभवी लोग हमारे घर में सब सीनियर या सुपर सीनियर ऐसे जो लोग हैं, उनके अनुभव के आधार पर अगर दिया जाए
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, हल्दी है, मध है, तो इसमें कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। हल्दी तो वैसे एंटीबायोटिक है, तो हल्दी का उपयोग होना यानी अच्छी बात है, तो हल्दी से कोई नुकसान नहीं होता है। हनी, मध लेना, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए हर चीज में नुकसान ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर्स है वो जब उपयोग करते हैं तो दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, उनके पास कोई अनुभव नहीं होता है। अनुभव के आधार पर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ भी ऐसी कि जो घर में है वो दवाइयाँ देते हैं। जैसे हमारे लिए आजकल इंसुलिन, तो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, लेकिन चाइना वाले क्या कहते हैं कि हमारा इंसुलिन है क्या, कि हम उबलते हुए पानी में प्याज डालते हैं, और उसमें से जो प्याज उबलने के बाद में उसका जो आएगा पानी, उस पानी को गालने के बाद उसमें हम नींबू आधा डाल देते हैं, तो वो हमारे लिए इंसुलिन हो जाता है। तो हम उसी से ही हमारा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी जो दवाई है, उस दवा से कोई नुकसान नहीं है। प्याज से नुकसान क्या होगा, नींबू से नुकसान क्या होगा, ऐसा नहीं। आजकल वैसे पूरे गुजरात में अगर आप देखेंगे तो प्याज के ऊपर नींबू निचोड़ना यह आदत हो गई है। लेकिन देखिए ना, चाइना वाला अगर ऐसा कहता है कि भाई इस प्रकार से लो, तो वो तो अपने लिए अच्छा ही है। ये अनुभवी लोग जो करते हैं, उससे जो दवाइयाँ वो देते हैं ना, उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि वो घर का ही है। सर आपने बहुत डेप्थ में समझाया सर कफ सिरप के बारे में। सर अधिकतर हमारी आदत हो गई कि छोटी सी भी बीमारी है तो हम उसके लिए दवाइयाँ ले लेते हैं सर, लेकिन घर पे भी कुछ ऐसे नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे काम यूज करके सर हम उसको क्योर कर सकते हैं सर। सही कहा आपने। थैंक यू सर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो छोटी छोटी चीजों के लिए दवाइयाँ लेना, डॉक्टर के पास जाना, इससे अच्छा आप घर पे ही हमारे किचन में, रसोई घर जिसको कहते हैं, वहां पर बहुत सारी दवाइयाँ छुपी हुई हैं। कई सारी चीजें हमारी दादी नानी हमें बचपन से बताती आ रही हैं कि अगर खांसी है तो दवाई लेने से अच्छा वो चीज लो जो आपके गले, मतलब आपका स्वास्थ्य तो सही करेंगी, साथ में आपको कई सारे और भी फायदे मिलेंगे और उसका नुकसान जीरो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। और खबरें जरा हटके, अपने उस चैनल तो दिन भर देखते हैं, लेकिन खबरें जरा हटके में हम आपके पास लाते हैं कुछ काम की चीजें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहें मेरे यानी सुहानी जैन के साथ खबरें जरा हटके।